4 अप्रैल 1943। एक अंधेरी रात, भीषण आंधी और एक अनसुनी चीख। रेत के बवंडर में गुम हो चुकी थी 9 जिंदगियां। सहारा के अनंत रेगिस्तान में एक लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि प्रकृति से भी थी। एक जर्नल जिसमें दर्ज था एक सिपाही का आखिरी संघर्ष। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट टोनर ने जब अपनी आखिरी सांसों के बीच यह लिखा तो क्या उन्हें अंदाजा था कि यह उनकी आखिरी गवाही होगी? लेकिन यह 9 लोग वहां पहुंचे कैसे? क्या उनमें से कोई जिंदा बच पाया? और उस जर्नल के पन्नों में ऐसा क्या छिपा था जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। 4 अप्रैल 1943 जब मिशन शुरू हुआ, बेंगाजी लीबिया के पास स्थित सोल्च एयरफील्ड से एक B-24D बॉम्बर प्लेन उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस तरह के मिशन में कई बॉम्बर प्लेन एक साथ उड़ान भरते हैं और दुश्मन कैंप्स पर बारी बारी से बम गिराते हैं ताकि अधिकतम नुकसान किया जा सके। धीरे धीरे ग्रुप के अन्य बॉम्बर प्लेन टेक ऑफ करने लगे, लेकिन लेडी बी गुड नामक यह प्लेन सबसे आखिरी में उड़ान भरा। किसी वजह से टेक ऑफ में देरी हो गई, जिसका मतलब था कि अब इसे अन्य बॉम्बर प्लेन्स को पकड़ना था, लेकिन इसके लिए इसे सहारा रेगिस्तान के ऊपर से गुजरना था जो हर पल बदलता रहता है। उस दिन अचानक ही तेज हवाएं चलने लगीं और उनके साथ रेत ने पूरे आसमान को ढंक लिया। इस सैंडस्टॉर्म में कौन कहां जा रहा था, यह बता पाना लगभग नामुमकिन हो गया। मिशन के दौरान कई बॉम्बर प्लेन के पायलट्स ने हालात को देखते हुए अपना मिशन अबॉर्ट कर दिया और वापस सोल्च एयरफील्ड लौट गए। लेकिन लेडी बी गुड के पायलट्स और क्रू ने हार नहीं मानी। फाइनली जब वे किसी तरह नेपल्स पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे अपने टारगेट को लोकेट करना नामुमकिन हो चुका था। रेत के तूफान ने नीचे की हर चीज को ढंक लिया था। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस अपने बेस लौटने का फैसला किया। अब उन 5 में से 2 प्लेन्स ने तो अपने बमों को मेडिटेरेनियन समुद्र में गिरा दिया ताकि वे अपना ईंधन बचा सकें और सुरक्षित लैंडिंग कर सकें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, लेडी बी गुड उन आखिरी प्लेन्स में से था जिसने टेक ऑफ किया था। जब तक उसके साथी बॉम्बर प्लेन्स लौट रहे थे तब तक वह अपने टारगेट तक पहुंचा ही था। अब रात के 12 बजे का समय था जब लेडी बी गुड के पायलट ने भी फैसला लिया कि वे अब वापस सोल्च लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे बीच रास्ते में पहुंचे तो अचानक उनका ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर डिवाइस खराब हो गया। अब वे अपने बेस को लोकेट नहीं कर पा रहे थे। अब होम बेस कहां है, यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था। पायलट ने तुरंत रेडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। आज तक यह कंफर्म नहीं हो पाया कि रेडियो खराब था या जानबूझकर उनकी मदद नहीं की गई थी। बदकिस्मती से लेडी बी गुड हवा में बिना किसी दिशा के उड़ता चला गया और प्लेन अपने लैंडिंग पॉइंट से बहुत आगे निकल चुका था और बेस पर मौजूद लोगों ने कई फ्लेयर सिग्नल भेजे, लेकिन रेत के तूफान में कुछ भी दिखना नामुमकिन था। वे लोग अगले 2 घंटे तक दक्षिण दिशा में उत्तर अफ्रीका की ओर उड़ते चले गए और सहारा रेगिस्तान के और भी अंदर चले गए। रात के 2 बजे प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा। क्रू ने फैसला किया कि अब पैराशूट से कूदना ही एकमात्र रास्ता है। अब इसके बाद की कहानी हमें सोल्च बेस पर मौजूद लोगों के नजरिए से देखनी होगी। बेस पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि लेडी बी गुड कहां गायब हो गया है। उन्होंने हवा में फ्लेयर्स छोड़े थे और उन्हें पूरा यकीन था कि अगर लेडी बी गुड उनकी तरफ आई होती तो उन्हें पता चल जाता। तुरंत ही एक सर्च और रेस्क्यू टीम भेजी गई। मिलिट्री को लग रहा था कि लेडी बी गुड मेडिटेरेनियन समुद्र में क्रैश हुआ होगा। उन्होंने कई दिनों तक प्लेन के मलबे की तलाश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे उन्होंने उम्मीद छोड़ दी और सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। कई सालों तक प्लेन और उसमें बैठे क्रू की कहानी एक अनसुलझी मिस्ट्री बनी रही। वर्ल्ड वॉर चलता रहा और लेडी बी गुड उन हजारों प्लेन्स में से एक बन गया जो इस युद्ध में गायब हो गए थे। क्रू के परिवार वालों को तक पता नहीं था कि वे जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन लेडी बी गुड हमेशा के लिए गायब नहीं रहा। नवंबर 1958 को ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जो कि डार्सी ऑयल कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जब वे लीबिया के रेगिस्तान के ऊपर से उड़ रहे थे तब उन्हें एक प्लेन का मलबा दिखाई दिया। उन्होंने उसकी लोकेशन को मार्क किया और व्हीलस एयरफोर्स बेस को तुरंत सूचना दी।
अब उस वक्त विलिस एयरफोर्स बेस के पास किसी भी एयरप्लेन के क्रैश होने का रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उन्होंने इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ और सर्वेक्षणों में डार्सी ऑयल कंपनी ने उस क्रैश साइट को और अच्छे से लोकेट कर लिया और मार्च 1959 में एक ग्राउंड टीम को वहां पर जांच के लिए भेजा गया। डार्सी ऑयल कंपनी के सर्वेक्षक गॉर्डन बॉर्मैन ने क्रैश साइट का निरीक्षण किया। बाय लक वे लेफ्टिनेंट कर्नल वॉल्टर बी कॉल्बस के दोस्त थे, जो विलिस एयर बेस के कमांडर थे। निरीक्षण के बाद गॉर्डन ने वॉल्टर को पत्र भेजा, जिसमें प्लेन का नाम, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और क्रू की जानकारी थी। इस सूचना पर एयरफोर्स ने टीम भेजी और लेडी बी गुड की कहानी 16 साल बाद सुलझी। तो 26 मई 1960 को विलिस एयरफोर्स बेस ने अपनी टीम को क्रैश लोकेशन पर जांच के लिए भेजा। वैसे तो प्लेन 2 हिस्सों में टूट चुका था, लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छे से संरक्षित था। उसके मशीन गन्स और यहां तक कि रेडियो भी अच्छे से काम कर रहे थे। प्लेन में कुछ फूड और वाटर सप्लाई भी मिली, लेकिन सवाल यह था कि आखिर सारे क्रू मेंबर्स की बॉडी कहां गई। क्रैश साइट की तलाशी ली गई, लेकिन न शव मिले न पैराशूट्स, सिर्फ एक रहस्यमयी लॉगबुक जिसमें बस इतना दर्ज था कि वे नेपल्स, इटली से लौट रहे थे। अब लौटते हैं 4 अप्रैल 1943 की उस रात में। लेडी बी गुड अपने लैंडिंग पॉइंट से आगे बढ़ चुका था। ईंधन खत्म होने से पहले क्रू ने कूदने का फैसला किया। उनमें से एक, रॉबर्ट टोनर, अपनी निजी जर्नल में सब कुछ दर्ज कर रहा था। वही जर्नल बाद में राज खोलेगी कि वे कहां गए और उनके साथ क्या हुआ। 8 लोग नीचे उतर गए, लेकिन एक सदस्य गायब हो गया। रॉबर्ट टोनर ने अपने जर्नल में लिखा, 5 अप्रैल 1943। चीजें पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। हम वापस आते वक्त खो गए हैं और प्लेन का ईंधन खत्म हो गया है। रात के 2 बजे हमें प्लेन से नीचे रेगिस्तान में कूदना पड़ा। हम सब यहीं हैं, पर जॉन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 6 अप्रैल 1943। बताने के लिए कुछ भी नया नहीं है। बहुत सारे लोग घायल हैं और हमारे पास केवल आधी बोतल पानी बचा है और बहुत कम राशन है। सूरज की गर्मी झर की तरह बरस रही है। हमने आज पूरा दिन केवल आराम किया। 7 अप्रैल 1943। अब हमसे और नहीं सहा जा रहा है। सभी बहुत कमजोर हो गए हैं। सैम की जान चली गई और बाकी सबकी आंखें रेत की वजह से खराब हो चुकी हैं। 9 अप्रैल 1943। शैली अलग हो गया है। वह समूह से हटकर कहीं और जा रहा है मदद लेने के लिए। बाकी हम सब अब चल नहीं पा रहे हैं। रात को बेहद ठंड लगती है। यह रॉबर्ट टोनर की जर्नल की आखिरी एंट्री थी। उनके साथ शैली नाम का एक क्रू मेंबर भी था, जो शायद अकेले ही मदद के लिए निकल गया था। फरवरी 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने एक औपचारिक सर्च ऑपरेशन चलाया और 5 शवों को बरामद किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाकी शव रेत के नीचे दब चुके हैं। इसके बाद एयरफोर्स और यूएस आर्मी दोनों ने मिलकर एक अंतिम ऑपरेशन क्लाइमैक्स चलाया ताकि बाकी शवों को भी खोजा जा सके। तब उन्हें 2 और शव मिले, जो उन शुरुआती 5 शवों से उत्तर पश्चिम दिशा में 38 किलोमीटर दूर थे। इन 2 शवों में शैली की भी बॉडी थी। अमेरिकी सेना ने अपनी अंतिम रिपोर्ट निकाली और अपनी खोज को विस्तार से दर्शाया। प्लेन से कूदने के बाद 9 में से 8 क्रू मेंबर्स सुरक्षित पैराशूट से नीचे उतर पाए थे। उन्होंने अपने रिवॉल्वर से फायर करके एक दूसरे को खोज लिया था, लेकिन एक क्रू मेंबर नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि उसके पैराशूट में किसी समस्या की वजह से वह ठीक से खुल नहीं पाया होगा और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई होगी। जांच में पाया गया कि वे लगभग 130 किलोमीटर तक चलते रहे थे, लेकिन प्यास और गर्मी के आगे हार गए। लेडी बी गुड की यह कहानी हमें याद दिलाती है, युद्ध सिर्फ दुश्मनों से नहीं, कभी कभी खुद कुदरत से भी होता है। सोचिए, यह तो सिर्फ एक जर्नल था जो मिला। ऐसे न जाने कितने सैनिक होंगे जो इस युद्ध में खो गए और जिनका कोई नामो निशान नहीं बचा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।